प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। बच्चों जय हिंद। बच्चों अगर आप कक्षा 9th में पढ़ रहे हो या आप विज्ञान विषय की तैयारी करना चाहते हो और सेट 1 के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान विषय कराऊंगा और अध्याय 15वां करवाऊंगा जो अब की बार सेट 1 एग्ज़ाम में आएगा और इसके साथ पाठ 1 भी सेट 1 एग्ज़ाम में आएगा। बच्चों तो इस 15वें पाठ का नाम है, तो हमारे पास 15वां पाठ है बच्चों खाद्य संसाधनों में सुधार या इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेज। तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे और उसके बाद दूसरी वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका सेट के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बच्चों ये पहला पाठ और 15वां पाठ दोनों जुलाई के महीने में जो सेट 1 एग्ज़ाम होने जा रहा है वो आएगा। बच्चों तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है। बच्चों तो चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहले तो इसमें आपके पास पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, ये कर लेते हैं, फिर अभ्यास के प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें है देखिए आपके पास पहला प्रश्न है बच्चों, अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो अनाज जब खाते हैं, दाल खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है बच्चों। तो अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। दालों से चना जैसे दालें हैं, चना, मटर, उड़द, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर है, इससे हमें प्रोटीन मिलता है बच्चों। और फल और सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं, खनिज लवण मिलते हैं, कुछ में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें प्राप्त होता है। ये सभी तत्व हमारे विकास और वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होते हैं बच्चों। तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है, फल और सब्जियों से विटामिन और खनिज मिलते हैं बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आपके पास दूसरा प्रश्न है बच्चों। तो दूसरा प्रश्न पाठ्य पुस्तक का ये देख लेते हैं, कर लेते हैं। इसमें है जैविक और अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो जैविक कारक होते हैं जो जीव जंतुओं के कारण होते हैं, जैसे रोग होते हैं, कीट या निमेटोड, और ये सभी जैविक कारक होते हैं। जैसे कीट पतंगे होते हैं, चूहे होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और अजैविक कारक होते हैं जैसे सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, गर्मी ज़्यादा हो गई, ठंड ज़्यादा हो गई, तो ये आदि फसलों को उत्पादन को कम कर देते हैं बच्चों। यानी जैविक कारण जो जीव जंतुओं के कारण फसलों को नुकसान होता है और अजैविक कारण जो मौसम के कारण होते हैं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, फसल उत्पादन कम हो जाता है। फिर उसके बाद है प्रश्न आगे, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक विज्ञान गुण क्या है। ऐच्छिक सस्य विज्ञान, तो इसमें देखिए चारे वाली फसलों के लिए सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। यानी जो भी हमने फसल चारे के लिए बोनी है, पशुओं के घास के लिए बोनी है, तो उसमें अधिक पत्तियां होनी चाहिए, सघन शाखाएं होनी चाहिए। फिर है अन्न देने वाले जो पौधे होते हैं वो बोने होते हैं, छोटे पौधे जितने ज़्यादा होंगे उसके ऊपर अनाज उतना अधिक आता है, ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन करने में सहायता करती हैं। सस्य का मतलब है ऐसी विज्ञान होती है जो ऐसे बीज बनाती है जो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार फसलें उगाने में सहायता करती है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है आपके पास, ये भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। वृहत पोषक तत्व क्या हैं, इन्हें वृहत पोषक तत्व क्यों कहते हैं।
तो वृहत का मतलब होता है बच्चों बड़े, ज़्यादा, यानी जिन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें वृहत पोषक तत्व कहते हैं। इनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता के कारण इन्हें वृहत पोषक कहते हैं। जैसे सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी वृहत पोषक तत्व होते हैं जिनको पौधों की अधिक आवश्यकता होती है बच्चों। फिर है पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं। पौधे जो होते हैं भूमि से घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जैसे खाद है, उर्वरक हैं, इनमें से यही पोषक तत्व होते हैं जिन्हें पौधे आसानी से और अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। जब ये पानी में घुले होते हैं तो जड़ों के द्वारा ये उनको अवशोषित करते हैं जल के साथ। फिर अगला प्रश्न है आपके पास बच्चों, पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है ये भी। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। यानी खाद और उर्वरक में अंतर बताना है हमने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आता ही रहता है पेपर में। खाद और उर्वरक में अंतर बताएं, या मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए खाद और उर्वरक में अंतर बताएं। तो इसका मतलब है इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है खाद की, यानी खाद हमें फसलों में बहुत ज़्यादा गिरना पड़ता है, ट्रॉलियों के हिसाब से गिरना पड़ता है। लेकिन उर्वरक होता है जो इसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ये 1 कट्टा 2 कट्टे बैग डालते हैं फसलों में। इसका सतत उपयोग हानिकारक नहीं है, यानी इसका उपयोग कितना मर्जी कर लो, कितने खेतों में फसलों में इसे डाल दो, ये इसका फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन उर्वरक अगर अधिक डाल दिए तो वो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके उपयोग से उत्पादन हमेशा बढ़ता है। खाद क्या होता है, पहले ये देखो, गोबर की खाद होती है ना, जो गोबर, ये खाद है। उर्वरक क्या होते हैं, जो कट्टों में पैक होते हैं, जैसे यूरिया का बैग आता है, कट्टा आता है, पोटास आता है, जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, दुकानों से मिलता है, वो उर्वरक है बच्चों। तो इसके खाद के जो है इसे हमेशा उत्पादन बढ़ता है, लेकिन अगर उर्वरक अधिक गिरा दिया जाए तो उससे हमें नुकसान भी हो जाता है। फिर है चौथा है, इसके उपयोग और उत्पादन प्राप्त करने में अधिक समय लगता है, यानी इसको बनने में लगभग 6 महीने साल लग जाता है। लेकिन उर्वरक फैक्ट्रियों में दिन रात बन रहा है, ये डेली बन जाता है। इसका उपयोग करना महंगा नहीं है, ये सस्ता होता है क्योंकि घर में ही गोबर से ये तैयार हो जाता है। लेकिन इसका उपयोग महंगा है क्योंकि ये फैक्ट्रियों में बनता है और महंगे कट्टे आते हैं ये, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यानी अधिक स्थान घेरता है ये। लेकिन जो उर्वरक होते हैं ये कम स्थान घेरते हैं, इनको कट्टों में बैग्स में पैक करके आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है बच्चों। तो ये खाद और उर्वरक में अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर है पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा। एक किसान तो कर रहा है कि किसान उच्च कोटि के बीज का उपयोग करे, सिंचाई न करे और उर्वरक का उपयोग न करे। एक किसान तो ये है। दूसरा किसान कह रहा है कि सामान्य बीज का उपयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे। और तीसरा किसान है वो अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग भी कर रहा है, सिंचाई भी समय पे कर रहा है, उर्वरक भी डाल रहा है, फसल की सुरक्षा भी कर रहा है। तो कौन से किसान की फसल से ज़्यादा होगी, तो आप समझ ही गए होंगे। तो इन तीनों परिस्थितियों में जो तीसरी परिस्थिति है, तीसरा किसान है जो, वो उत्तम है, क्योंकि उसमें बीजों की अच्छी गुणवत्ता के बीज उसने लिए जो उच्च उत्पादन देने वाले हैं। सिंचाई जो है पौधों के पोषण के लिए ज़रूरी है, सिंचाई भी ज़रूरी है, वो कर रहा है। वो उर्वरक भी डाल रहा है जिससे पौधों को पोषक तत्व मिल सकें।
तो इसलिए फसल की वृद्धि होगी, उत्पादन अधिक होगा। फसल संरक्षण भी कर रहा है, इसलिए फसल का उत्पादन भी अधिक होगा। तो सी परिस्थिति जो है वो अच्छी होगी बच्चों। फिर आपके पास है प्रश्न नंबर 1, तो ये देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये, इस पेज पे है, पेज नंबर भी दिए गए हैं। फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियों तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? फसल की सुरक्षा के लिए, तो फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां हैं, जैसे समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतर फसलीकरण यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना, फसल चक्कर खरपतवार के नियंत्रण में सहायक होते हैं। किसी प्रकार के कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि जहरीले रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैव नियंत्रण विधियों में प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग और ग्रीष्म काल में हल चलाकर हानिकारक कीटों और जीवों को मारा जाता है। इस प्रकार मृदा प्रदूषण नहीं होता और इन विधियों का उपयोग अधिक खर्च भी नहीं होता इससे, और आर्थिक दृष्टि से भी ये उपयोगी है। तो ये निरोधक विधियां होती हैं, और जैव नियंत्रण जो होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं करते, जिससे फसल जो है उसका भी प्रदूषण कम होता है। फिर आपके पास है दूसरा प्रश्न, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी होते हैं? यानी जब हम भंडार करते हैं अनाज का, टंकियों में डालते हैं, बोरियों में डाल के पैक करके रखते हैं, तो वो कौन कौन से कारक हैं जो अनाज को ख़राब कर सकते हैं? एक तो जैविक कारक होते हैं, जैसे कीट होते हैं, कवक होते हैं, चिचड़ी होती है, जीवाणु होते हैं, ये अनाज को ख़राब कर सकते हैं बच्चों। और अजैविक कारक हैं, जैसे भंडारण के स्थान पे नमी है, तापमान है। जैसे हमने अगर भंडार कर दिया और ऐसे स्थान पे कर दिया खुले में जहाँ पे वर्षा आ गई, तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो उससे अनाज खराब हो जाएगा। तो ये अजैविक कारक होते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है प्रश्न आगे, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्राय कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? यानी पशुओं की नस्ल को सुधारने के लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना होता है? तो ये संकरण विधि होती है, इसका उपयोग करते हैं, संकरण विधि का उपयोग करते हैं ताकि संकर पशु का जो दुग्ध श्रवण है, काल है और रोगों से लड़ने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो इससे हम पशुओं की नस्ल में सुधार करते हैं संकरण विधि से। फिर उसके बाद है बच्चों अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित कथन की विवेचना करनी है। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट होता है मुर्गी पालन, अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तन करने के लिए सबसे अधिक सक्षम है। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते, तो इसके बारे में हमने बताना है, देखना है। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है बच्चों, जो मुर्गियाँ होती हैं जो वो क्या खाती हैं उसके बारे में है ये प्रश्न। तो ये देखिए, कुक्कुट में यह गुण है कि ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें रेशेदार पदार्थ कम हों, जो मनुष्य के लिए उपयोग के लिए अच्छे नहीं होते माने जाते, और गुणवत्ता के आधार पर ये पदार्थ मानव उपयोग के लिए उपयोगी नहीं होते, उन्हें उच्च प्रोटीन वाले पशु प्रोटीन में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कुक्कुट के अंडे और मांस जो है प्रोटीन से भरपूर होते हैं, और ये मानव के लिए उच्च कोटि का प्रोटीन आहार माना जाता है। ठीक है, यानी जो अनाज मनुष्य के लिए, आदमियों के लिए, इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता,
वो मुर्गियों के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो उसको आसानी से पचा लेती हैं और उससे प्रोटीन का उत्पादन करते हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास अगला प्रश्न है, तो ये देख लेते हैं बच्चों। तो इसमें है आपके पास पशुपालन या कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है। पशुपालन होता है गाय भैंस बकरी को पालना, और कुक्कुट पालन होता है मुर्गी पालन। तो इसमें दो समानताएं हैं, क्या क्या हैं। दोनों को साफ सुथरे और हवादार और नमी रहित आवास में पाला जाता है। दोनों को उचित और संतुलित आहार दिया जाता है। दोनों को बीमारियां लगती हैं और उपयुक्त समय पर टीकाकरण भी किया जाता है। बीमारी होने पर चिकित्सकों के द्वारा इसका उपचार भी कराया जाता है। दोनों का आधार जो है आर्थिक महत्व है। दोनों आर्थिक लाभ के लिए पाले जाते हैं, यानी एक को दूध घी के लिए पालते हैं गाय भैंस को, और उनको अंडे के लिए मांस के लिए पालते हैं। दोनों की उच्च उत्पादन नस्लों को पाला जाता है ताकि अधिक उत्पादन हो सके। तो इसलिए दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं बच्चों। फिर है अगला प्रश्न, ब्रेलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है। ब्रेलर होता है एक तो जिससे जिस मांस ही होता है, उसका मांस के लिए उपयोग किया जाता है, वो अंडे नहीं देती। और एक अंडे देने वाली लेयर होती है, उसमें क्या अंतर है। ब्रॉयलर जो होता है को मांस के लिए ही पाला जाता है, जबकि लेयर को अंडे पाने के लिए पाला जाता है। दोनों में सही प्रमुख अंतर है कि ब्रॉयलर जो है अच्छी वृद्धि और अच्छी आहार दक्षता के लिए हमें प्रोटीन देता है, वसा देता है, विटामिन से भरपूर होता है उसके मांस में। लेकिन भोजन होता है उनके मांस, पंख और कम मृत्यु दर को ध्यान में रखकर दिया जाता है, जबकि लेयर में इस प्रकार के भोजन की कम आवश्यकता होती है। ब्रॉयलर की आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाली मुर्गियों से अलग होती हैं बच्चों। तो इस प्रकार जो ब्रॉयलर होते हैं उनको केवल मांस के लिए पाला जाता है और उनके लिए अलग भोजन की व्यवस्था होती है, लेकिन जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनके लिए हमें अलग तरह का भोजन देना पड़ता है उनको। फिर पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है बच्चों आगे भी, मछलियाँ कैसे प्राप्त करते हैं। मछलियाँ दो विधियों से प्राप्त करते हैं, एक तो प्राकृतिक स्रोत से, एक मछली पालन से। तो मछलियाँ जो होती हैं ताज़े जल और समुद्री जल दोनों में पाई जाती हैं। ताज़े पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ हैं कटला है, रोहू है, मुलेट है, मिलीटस है। और जबकि समुद्री मछलियां हैं जैसे पामफ्रेट है, मैकर्ल है, टूना है, सार्डाइन है, बॉम्बे डक है। तो ये मछली होती हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास जो समुद्री जल में मुलेट और भेटकी आदि मछलियां होती हैं, ये इनका संवर्धन किया जाता है। और मछली पालन ताज़े जल और अलवणीय जल में होती हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हम मछलियों को प्राप्त कर सकते हैं समुद्री जल से भी, और जो पाली जाती हैं मछलियाँ अलवणीय जल में उससे भी। फिर दूसरा प्रश्न है आपके पास, मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। तो ये अगर आप वीडियो पूरे अच्छे से ध्यान से देख लेते हो, अंत तक देख लेते हो और बार बार देख लेते हो, तो आपके प्रश्न अच्छे से याद हो जाएंगे बच्चों। तो ज़रूर देखनी है, आपने तैयारी करनी है। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं। मिश्रित मछली संवर्धन से अधिक मछली संवर्धन किया जाता है तथा संवर्धन में अकेले तालाब में 5-6 मछलियों की स्पीसीज का उपयोग किया जाता है। इन मछलियों का चयन इस आधार पर किया जाता है कि आहार के लिए इनमें संघर्ष न हो और आहार पाने की आदत अलग अलग हो।
यानी मिश्रित मछली संवर्धन का मतलब बच्चों ये है कि एक ही तालाब में हमें अनेक किस्म की मछलियाँ पालते हैं और इस तरह से वो मछलियाँ ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को ना मारें, भोजन के लिए एक दूसरे से लड़ाई ना करें। तो तालाब के हर भाग में स्थित आहार का उपयोग हो जाता है और मिश्रित मछली संवर्धन में खरपतवार का जैविक विधि से नियंत्रण हो जाता है और बिना स्पर्धा के भोजन लेने के कारण तालाब में मछली का उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार से हमें मिश्रित मछली संवर्धन करना चाहिए। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी में कौन से ऐच्छिक गुण होने चाहिए, यानी मधुमक्खी में कौन से गुण होने चाहिए। तो मधु उत्पादन वाली मधुमक्खी में ऐसे गुण होने चाहिए कि वह मधु उत्पादन बढ़ाने में सक्षम हो। ठीक है, वो अधिक मधु यानी शहद बनाए। जो इटालियन मधुमक्खी में मधु एकत्रित करने और छत्ते की सुरक्षा दोनों में के गुण पाए जाते हैं। निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तेज़ी से करती है और मधु भी बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है। इटालियन मधुमक्खियाँ होती हैं जो वो अधिक शहद का उत्पादन करती हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास है दूसरा प्रश्न, चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित हैं। चारागाह ऐसे प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं जहाँ पशुओं के लिए घास और अन्य फूलों वाले पौधे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हीं फूलों से मधुमक्खियाँ मकरंद इकट्ठा करती हैं और शहद बनाती हैं। चारागाह में उगने वाले फूलों के द्वारा शहद का स्वाद निर्धारित होता है, जैसे ब्रूस के फूलों का शहद, नीम के फूलों का शहद और यूकलिप्टिस के फूलों का शहद। स्वाद के आधार पर मधु की गुणवत्ता भी निर्धारित होती है बच्चों। तो चारागाह वो होती है जहाँ पे अधिक पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, जहाँ पशु घास भी चरते हैं और जहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल भी होते हैं। उन फूलों से मधुमक्खियाँ जो होती हैं शहद बनाती हैं, मकरंद को चूसती हैं। फिर आपके पास अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों। अब अभ्यास के प्रश्न भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपके पास, फसल उत्पादन की एक विधि का वर्णन करो जिससे अधिक पैदावार प्राप्त हो सके। यानी फसल उत्पादन की उस विधि का उपयोग करें जिससे हम अधिक उत्पादन कर सकें फसल का। तो उच्च उत्पादन फसल उत्पादन संकरण विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पादप संकरण का मुख्य उद्देश्य है वांछित गुणों वाली ऐसी नए किस्मों का विकास और उपयोग करना जो पादप रोगों और पीड़कों के प्रतिरोधी हों। प्रजनक इन उन्नत किस्म को विकसित करते हैं। इससे कृत्रिम विधियों से पहले ही उपलब्ध हो दो भिन्न किस्मों में परस्पर क्रॉस प्रजनन कराया जाता है। यानी हम पहले ऐसे बीज तैयार करते हैं, दो विभिन्न प्रकार के किस्म के बीजों के बीच में या फसलों के बीच में क्रॉस प्रजनन कराया जाता है, उससे उन्नत किस्म के बीज तैयार किए जाते हैं। तो इस तकनीक द्वारा एक किस्म के वांछित गुणों को दूसरे किस्म में संचरित कर सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास दो फसलें हैं जिनमें एक फसल में पीड़कों से लड़ने की क्षमता अधिक है, यानी कीट पतंगों से बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक है, और दूसरी किस्म जो है भारी उत्पादन देती है, बहुत अधिक उत्पादन करती है, फसल उत्पादन ज़्यादा देती है, तो उनसे हर पौधे से अच्छी उपज होगी। जब पीड़क प्रतिरोधी पौधे का अच्छी उपज वाले पौधे से क्रॉस या संकरण कराते हैं तो
संतति पौधे में पहली दोनों किस्मों के गुण होंगे, जो कीड़ों से बीमारियों से भी लड़ सकेगी और जो उत्पादन भी अधिक देगी। तो इस प्रकार से हमें अधिक उपज मिलेगी इस तरह से। तो इस तरह से हमें फसल उगानी चाहिए, ऐसे बीजों का उपयोग करना चाहिए जो बीमारियों से लड़ सकें और जो ज़्यादा हमें उपज भी प्रदान कर सकें बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास दूसरा प्रश्न है, ये कर लेते हैं। खेतों में खाद और उर्वरक क्यों डालते हैं? खाद और उर्वरक में कई वृहत यानी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करती रहती हैं, यानी फसलें को पोषक तत्व की आवश्यकता होती है जो खाद या उर्वरक से ही मिलते हैं, जिससे भूमि में इन पोषकों की कमी हो जाती है। जब वो मिट्टी से पोषक तत्व लेती हैं तो इन्हीं पोषकों की कमी को दूर करने के लिए खेतों में खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। यदि इनकी कमी को पूरा न किया जाए तो भूमि की उपजाऊ शक्ति घट जाएगी और भूमि बंजर हो जाएगी और जो फसल है वो कम होगी, यानी फसल का उत्पादन भी घट जाएगा। इसलिए पोषक तत्वों की कमी पूरी करने के लिए हमें फसल में उर्वरक और खाद डालना होता है। फिर है अंतर फसलीकरण और फसल चक्कर के क्या लाभ हैं? अंतर फसलीकरण और फसल चक्कर क्या होता है? पहले तो अंतर फसलीकरण का मतलब है जब हम एक फसल उगाते हैं ना तो उसके बाद हम कुछ समय के लिए खेत को खाली छोड़ देते हैं उसे, और उसके बाद हम फसल दूसरी उगाते हैं। और फसल चक्कर का मतलब है एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाते हैं, दूसरी किस्म की उगाते हैं। तो इससे भूमि की शक्ति बनी रहती है, एक ही समय में एक से अधिक फसल उत्पादन कर सकते हैं हम, और पीड़क और खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और फसल उत्पादन बढ़ाने से किसान की आय भी बढ़ जाती है और फसल उत्पादन असफल होने पर का जोखिम घट जाता है। ठीक है, तो ये है इनका कर लेना आपने। फिर चौथा प्रश्न है आपके पास, आनुवांशिक फेरबदल क्या है? कृषि प्रणालियों में ये कैसे उपयोगी है? तो फसलों की उच्च पैदावार उनकी नस्लों के गुणों पर निर्भर होती है कि किस नस्ल की हम फसल उगा रहे हैं। यदि फसलों की नस्लों में सुधार लाना है तो ऐच्छिक गुणों वाले जीन उनमें डाले जाते हैं, क्योंकि जीन ही निर्धारित करते हैं कि पौधों के गुण क्या होंगे, अर्थात उनकी उपज अधिक होगी या कम। अतः जीन में परिवर्तन आनुवांशिक फेरबदल कहलाता है। इनकी तकनीक के द्वारा अनाज उन्नत किस्म के बीज तैयार कर कृषि प्रणाली में पैदावार कई गुना बढ़ सकती है। यानी आनुवांशिक फेरबदल का क्या मतलब ये है कि फसलों की उच्च पैदावार के लिए हमें अच्छी नस्लों के बीज का उपयोग करना पड़ेगा। यदि फसलों की नस्लों में सुधार लाना है तो ऐच्छिक गुणों वाले जीन उसमें डाले जाएंगे, यानी जिन गुणों की हमें इच्छा है वो गुण उसमें डाले जाएंगे। तो विशेषकर इस तकनीक का किसानों और बागवानों में अधिक लाभ पहुंचा है, क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं जो हमारे, वो इस तरह के बीज तैयार करते हैं जिनको बीमारियां कम लगें और जिससे उत्पादन भी ज़्यादा हो। तो ये आनुवांशिक फेरबदल का ही कारण होता है बच्चों। फिर अगला है प्रश्न आपके पास, पांचवा प्रश्न है, भंडार गृहों में अनाज की हानि कैसे होती है? तो एक तो है जैविक कारण होते हैं, कुछ अजैविक कारण होते हैं। तो जैविक कारण होते हैं, ये देख लेते हैं पहले बच्चों। तो जैविक कारण में क्या होता है देखिए, तो जैविक कारण है हमारे पास, जैसे पक्षी हैं, जंतु है, कृंतक है। कृंतक का मतलब कि जो चूहे वगैरह होते हैं जो काट लेते हैं।
तो चूहे, गिलहरी आदि खेतों में, घरों में, गोदामों में रखे अनाज को हानि पहुंचाते हैं। इसके बाल, पंख और मल मूत्र जो हैं ये खदानों में, इसमें अनाज में मिल जाते हैं, जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। फिर सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हैं, फफूंदी है, कीड़े लग जाते हैं, जिसके कारण अनाज ख़राब हो जाता है बच्चों। फिर कीट पतंगे होते हैं, कच्चे खाद्यान्न में जैसे अनाज, दाल आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, उसी में मल मूत्र करते हैं, जिससे वो ख़राब हो जाते हैं। कुछ एंजाइम होते हैं जो कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये अधिक समय तक भंडारित किए गए फल सब्जियों को खराब कर देते हैं। तो ये होते हैं जैविक कारक। पक्षी हैं, चूहे हैं, गिलहरी है और सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारियां फैलती हैं, कीट पतंगे होते हैं, एंजाइम होते हैं। फिर अजैविक कारक। अजैविक कारक में दूसरे आते हैं जो जीव जंतु नहीं होते। अजैविक कारक में आएगा जैसे नमी। अगर हमने भंडारण करते समय अनाज में अधिक नमी नहीं होनी चाहिए, तो खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा उसके भार के 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो दानों का आकार बढ़ जाएगा, सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय हो जाएंगे, कीट पतंगे उसको खराब कर देंगे और उसमें कीड़े या फफूंदी या उल्ली लग जाती है। फिर अगर तापमान भी देखना पड़ेगा। कम तापमान पर एंजाइम, कीट या अन्य सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय नहीं होते। इसके कारण विकारी खाद्य पदार्थों को कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, यानी जो गलने सड़ने वाली पदार्थ हैं जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, उनको हमें कोल्ड स्टोर में, शीत भंडारों में रखा जाता है उनको, ताकि क्योंकि गर्मी में वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। जैसे आलू हैं, प्याज हैं या फल सब्जियां हैं, उनको हम स्टोरेज, कोल्ड स्टोर में डालते हैं जहाँ पे ठंड होती है। फिर है भंडारण के लिए बर्तन। भंडारण के लिए प्रयुक्त बर्तन जो होता है शीशा, धातु, तांबे से बने हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये विषैले होते हैं बच्चों। तो खाद्यान्न के विषाक्त होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। यानी तांबे की को बर्तन नहीं होना चाहिए, धातु का, शीशे का, तो इनके बर्तन भंडारण वाले अनाज के नहीं होने चाहिए, तो जिससे अनाज सुरक्षित रहता है। फिर है किसानों के लिए पशुपालन के क्या लाभ हैं। पशुपालन के लाभ हैं, एक तरह से पशुओं के क्या लाभ हैं, जब पशु पालते हैं उससे फ़ायदे क्या क्या हैं ये बताने हैं। तो इससे किसानों को दूध मिलता है भाई। पशुपालन द्वारा जो होता है पशु बोझा ढोने में उपयोग किए जाते हैं, जैसे बैल है या झोटे होते हैं, भैंसा बोलते हैं जिसे, तो वो बोझ उठाने में, या जैसे घोड़ा होता है, खच्चर होता है, इनको पालते हैं अनाज ढोने के लिए। फिर है तीसरा, पशुपालन से किसानों को आर्थिक लाभ होने के कारण व्यावसायिक कार्य मिलते हैं। फिर है पशु कृषि के से किसानों को अतिरिक्त और वर्ष भर आय देते हैं। यानी पशुओं से खेती बाड़ी करते हैं, पहले ज़्यादा करते थे, अब तो ट्रैक्टर से करते हैं। तो किसान द्वारा पाले गए पशुओं से प्राप्त गोबर जो होता है, मूत्र है जो, उससे बायोगैस बनती है और जैविक खाद तैयार होती है, जिसका उपयोग खेतों में डालने में उपयोग कर लेते हैं। पशुपालन से ऊन, मांस और खाल भी मिलती है, हड्डियाँ भी मिलती हैं। ठीक है, तो ये पशुपालन के लाभ हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास 7वां प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है, ये 3 लास्ट प्रश्न है, ये कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बार बार देखें जब तक आपके प्रश्न याद ना हो जाए। तो पशुपालन के लाभ वही आ जाएंगे, खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। यानी पशुपालन का मतलब ये नहीं कि आपने केवल गाय भैंस पाल ली, मुर्गी पालन वो भी पशुपालन में आ जाता है, मछली पालन भी आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं पशुपालन में। तो पशुपालन का मुख्य उद्देश्य खाद्य उत्पादन करना है, दूध मांस का उत्पादन प्रमुख है। पशुपालन से हमें ऊन भी मिलती है, जैसे भेड़ डालते हैं, खाल भी मिलती है, हड्डियां भी मिलती हैं। इस प्रकार पशुपालन के अनेक उद्देश्य होते हैं। फिर कृषि कार्य की क्षमता
में सहायता करने के लिए भी पशुओं को पाला जाता है। पशुपालन का दूसरा उद्देश्य है कृषि कार्य में सहायता, जैसे बैल है, ऊंट है, खच्चर है आदि कृषि कार्यों में, हल जोतने में, बोझा ढोने में काम आते हैं। किसान कृषि कार्यों के लिए आज भी पशुओं पर आधार निर्भर है बच्चों। ठीक है, फिर अगला 8वां प्रश्न है आपके पास, ये देख लेते हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट का मतलब क्या होता है बच्चों? मुर्गी पालन है, मत्स्य मछली पालन है, मधुमक्खी पालन की क्या समानताएं हैं, इनमें क्या समानताएं हैं? तो कुक्कुट पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन में एक मुख्य समानता यही है कि पैदावार देने वाले जंतु में रोग प्रतिरोधक क्षमता, पर्यावरण के अनुकूल और उच्च पैदावार देने वाली नस्ल होनी चाहिए। यानी तीनों की ऐसी नस्ल होनी चाहिए जो बीमारियों से भी लड़े और जो उच्च यानी अधिक उत्पादन दे। तो तीनों प्रकार के जीव पालन का मुख्य उद्देश्य है उच्च उत्पादन के द्वारा अधिक धन अर्जन करना होता है। तीनों को कृषि कार्य के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे कृषक को अधिक आमदनी होती है। इतने अलग से इसे पूरा कर समय देने की आवश्यकता इसमें नहीं होती। यानी ये कृषि कार्यों के लिए अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप मधुमक्खी पाल सकते हो, मछली भी पाल सकते हो। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न है आपके पास बच्चों, लास्ट प्रश्न है इस पाठ का, ये प्रग्रहण मत्स्यन मेरीकल्चर सेरीकल्चर है ये, और जल संवर्धन में क्या अंतर है? तो कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री जल मछलियों को समुद्र में संवर्धन किया जाता है ताकि मछलियों की मांग को पूरा किया जा सके। इसे प्रग्रहण मत्स्य या मेरीकल्चर कहते हैं। तालाबों में प्राकृतिक वातावरण प्रदान किए जाने वाला मत्स्य पालन जल संवर्धन कहलाता है। तालाबों में मछलियाँ अलवणीय जल या ताज़े पानी में पाली जाती हैं, जबकि समुद्री संवर्धन में मछलियाँ समुद्र के पानी में पाली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये होता है मेरीकल्चर और जल संवर्धन होता है बच्चों। तो बच्चों ये अभ्यास के प्रश्न थे, आप इस वीडियो को देखें, तैयारी करें बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दें। तो इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे दूसरी इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।